वेट प्रैक्टो के इस नए वीडियो में सभी पशुपालक भाइयों और प्रैक्टिशनर बंधुओं का स्वागत है। और आज का जो विषय है वो है पशुओं में थनैला रोग एवं सरल प्रबंधन से बचाव के उपाय। तो आइए हम थनैला रोग के बारे में जानें, समझें और इसके बचाव के उपाय सीखें। तो इस बीच आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी नए वीडियो इस पर डाले जाएं वो आपको आसानी से मिल जाए। साथ ही आप www.vetpracto.com पे जाकर अपनी रुचि के हिसाब से आप पंजीकरण करा लें ताकि तकनीकी वीडियो और जानकारी की बातें आपको सीधी सीधी आपके मोबाइल पे मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का विषय, पशुओं में थनैला रोग एवं सरल प्रबंधन से बचाव के उपाय। थनैला रोग को इंग्लिश में मैस्टाइटिस कहते हैं। मैस्टाइटिस यानी थनैला। और यह रोग उन सभी मादा पशुओं में होता है जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। गाय, भैंस, बकरी और सभी जो जंगली जानवर है जो दूध पिलाते बच्चों को, और साथ साथ मनुष्यों में भी होता है ये थनैला रोग। आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं कि थन की क्या स्थिति है। एक थन छोटा और एक थन बड़ा हो गया, यही थनैला रोग है। यानी थन के शोध को, इन्फ्लामेशन ऑफ आडर, यानी कि थन के इन्फ्लामेशन को थनैला बोलते हैं। तो आइए इसको हम जानते हैं। और यह रोग जो है बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है प्राचीन काल से ही किसानों के लिए। लेकिन अगर हम सरल और सही प्रबंधन करें तो इस रोग से अपने पशुओं को आसानी से बचा सकते हैं। आज मैं उनके ही सरल प्रबंधन के ही कुछ गुण बताऊंगा आपको, जिसको आप अपनाकर अपने पशुओं को आसानी से थनैला रोग से बचा सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि थनैला रोग के कारक कौन कौन हैं, ये होता कैसे है। तो थनैला रोग का जो कारक है वो है आपके गौशाला का भवन। गौशाला में जो आप अपने पशुओं को बिछावन देते हैं, बेड जो देते हैं, उसकी स्थिति, उसके खान पान की स्थिति, आपका पशु के साथ जो आप कार्य प्रणाली रखते हैं उसकी स्थिति, साथ ही आपके पशु के बयान की स्थिति और उसके जेर गिराने की स्थिति, उस समय और अन्य जगहों पे, अन्य बातों में आपके द्वारा हाइजीन जो अपनाया जाता है उसकी स्थिति, मौसम की प्रतिकूलता, ठंडा मौसम या गर्म मौसम, बरसात, इनमें भी अंतर होता है तो थनैला रोग हो सकता है। दूध निकालने, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दूध निकालने का तरीका, कि दूध निकालने के समय आप क्या क्या सावधानियां बरतते हैं और क्या कार्यप्रणाली अपनाते हैं। साथ ही सोमैटिक सेल काउंट, यानी कि पशु के जो शारीरिक कोशिकाएं होती हैं ये अगर दूध में बढ़ जाता है तो ये भी थनैला रोग को दिखाता है, तो इसकी स्थिति। साथ ही आनुवंशिकता, अगर बहुत समय तक लगातार किसी पशु में थनैला रोग हो गया हो तो यह आनुवंशिक हो सकता है, उसके बच्चों में भी यह बीमारी जा सकता है। इस पे अभी शोध चल रहा है और इसको आनुवंशिकता से जोड़ा जाने लगा है। साथ ही है चोट और जख्म। थन में अगर चोट लग जाता है बैठने में या किसी और कारण से, और अगर जख्म हो जाता है जैसे बच्चे के काटने से, बच्चा अगर दूध पीने के समय दांत से काट ले तो भी जख्म हो जाता है और यह एक थनैला को बढ़ावा दे सकता है। अब जो बहुत महत्वपूर्ण कारण है वो है जो सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण, जो रोग वाले जो जीवाणु होते हैं उनसे, और कुछ जो रोग नहीं पैदा करने वाले जीवाणु है वो भी थनैला रोग के कारक हैं, जिसमें जीवाणु, फफूंदी, ईस्ट और मोल्ड्स भी आते हैं। तो इन सबों को हम अगर नियंत्रित कर लें, इन कारकों को अगर हम हटा लें तो थनैला रोग से हमारे पशु आराम से बच सकता है। अब है कि थनैला रोग होता क्यों है, कैसे होता है, जीवाणुओं से कैसे होता है इसको समझते हैं। और हाथ से, हाइजीन से, बिछावन की स्थिति, भवन की स्थिति, ये सब जाके एक ही जगह पे इकट्ठा होता है और वो है जीवाणुओं से थनैला होना।
तो आइए जानते हैं कि थनैला रोग होता कैसे है। तो एक सवाल से शुरू करते हैं कि दूध को अगर हम बहुत देर तक नहीं उबालें और ऐसे ही बाहर छोड़ दें तो क्या होगा। सीधी बात है कि जब हम दूध को फिर उबालेंगे तो दूध फट जाएगा। सवाल यहाँ फिर से आता है एक कि ये दूध फटता क्यों है। तो दूध में जीवाणुओं के वृद्धि होने के कारण दूध फट जाता है। अब फिर एक सवाल आता है कि ये जीवाणु आते कहाँ से हैं। तो जिस बर्तन में हम दूध दूहते हैं उससे या फिर दूध दूहने वाले के हाथों से ये जीवाणु दूध में प्रवेश कर सकता है। बहुत बड़ी बात है। तो दूध फटता क्यों है। तो दूध में जो जीवाणु होते हैं वह बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये अच्छा भोजन होता है। दूध का वो भोजन करते हैं और भोजन के साथ अपने बहुत सारे जीवाणु पैदा करते हैं और वो सब जाके दूध में भर जाता है। और जब हम दूध को गर्म करते हैं तो ये जीवाणु मर जाते हैं और दूध ठीक रहता है। जब हम बार बार दूध को गर्म करते रहते हैं तो ये जीवाणु मरते रहते हैं और दूध हमारा ठीक रहता है। लेकिन जब हम फ्रीज भी कर देते हैं तो फ्रीज करने में क्या होता है, दूध को अगर हम फ्रीज में डाल दिया, ठंडा कर दिया, तो उसमें जो तापमान है वो बैक्टीरिया के जीवाणुओं के बढ़ने के लिए अनुकूल नहीं रहता है। तब वो ठंडा हो जाता है तो यहाँ पे बैक्टीरिया उस तापमान पे नहीं बढ़ता है और दूध बचा हुआ रहता है। यानी कि बैक्टीरिया जितना उसमें गया था उतना ही है, वो वृद्धि नहीं कर पाया। और कुछ बैक्टीरिया इतने तेज होते हैं कि वो 20 मिनट में ही दोगुना हो जाते हैं। मान लिया कि हमने हाथ से दूध को छू दिया तो इससे लाखों बैक्टीरिया उसमें चला गया। 1 लाख अगर चला गया तो 20 मिनट में वो 2 लाख, 40 मिनट में 4 लाख, फिर 8 लाख, 16 लाख, 32 लाख, 64 लाख और घंटे 2 घंटे में ही ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद की गिनती कैलकुलेटर और कंप्यूटर में भी नहीं आता है। इतनी तेज़ी से बैक्टीरिया का संख्या बढ़ता है। और जब हम दूध को बहुत देर तक छोड़ने के बाद दूध को जब हम उबालते हैं, 8-6 घंटे छोड़ देते हैं, और जब दूध को उबालते हैं तो क्या होता है कि जो दूध में ये बहुत सारे जो बैक्टीरिया बढ़ के हो जाते हैं उनको हम मार देते हैं उबाल के। जब मरते हैं तो उनसे क्या निकलता है, एसिड निकलता है। एसिड, बैक्टीरिया के मरने से एसिड निकलता है। यानी हमने दूध में नींबू निचोड़ दिया है, जैसे सारे बैक्टीरिया मर गए तो उससे एसिड निकलता है। इतनी मात्रा में एसिड होता है कि जब दूध को गर्म करते हैं तो दूध फट जाता है। तो यही कारण होता है कि दूध फटता है, दूध में एसिड मिल जाने के कारण फटता है। अब है कि ये जो जीवाणु जो दूध को फाड़ देते हैं दूध में वृद्धि करके, ये जीवाणु अगर किसी तरह से थन में प्रवेश कर जाए, जहाँ दूध बनता है और दूध जमा होता है, अगर वहाँ थन में प्रवेश कर जाएगा तो क्या होगा। जाहिर सी बात है कि ये दूध को खाएगा, दूध को खराब करेगा और साथ ही दूध बनाने वाले उत्तकों पर भी प्रभाव डालेगा। दूध बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं, विशेष तरह की कोशिकाएं होती है जो दूध ही बनाता है, तो उन पे ये प्रभाव कर देता है। कुछ जो जीवाणु है वो दूध बनाने वाली जो कोशिकाओं में जो रक्त धमनियाँ होती है, खून के जो नलियाँ होती है, उन पर भी प्रभाव डालता है और दूध में खून आने लगता है। और कुछ जीवाणु हैं जो क्या करते हैं, दूध को पानी जैसा बना देते हैं या पीप जैसा बना देते हैं। कुछ जीवाणु के कारण पशु को तेज बुखार आता है, साथ ही थनैल हो जाता है और तेज बुखार भी आता है। और अब ये देखते हैं कि इतने जब जीवाणु संक्रमित करते हैं पशु को और इतने जीवाणु जब दूध में प्रवेश कर जाते हैं तो ये जो पशु हैं वो इस बीमारी से बचा कैसे रहता है भाई। बहुत दिनों तक हमेशा तो थनैल होता नहीं है, तो बचा कैसे रहता है। तो यहाँ पे वो बात अब याद करिए जो कोरोना काल में आपने सीखा है कि इम्यूनिटी यानी कि रोग रोधी क्षमता, तो ये पशुओं में भी होता है रोग रोधी क्षमता। यानी कि पशुओं को के पास बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसके शरीर में ही होता है। और ये क्षमता जब बैक्टीरिया आते हैं थन के द्वारा या कहीं और से प्रवेश करता है तो इससे वे लड़ाई करते हैं और लड़के और उनको मात दे देते हैं, तब तो बीमारी नहीं होता है। लेकिन जब बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु इतना ज़्यादा संख्या में हो जाता है कि शरीर का जो रोग रोधी क्षमता है वो उससे लड़के हार जाता है, फेल हो जाता है, तो क्या होता है, तब वो रोग पैदा कर देते हैं। क्योंकि शरीर हार चुका है तो रोग पैदा हो जाता है क्योंकि वो संख्या में बहुत ज़्यादा था। तो अब ये जीवाणु थन में प्रवेश करते कहाँ से हैं, कहाँ से प्रवेश करते हैं,
तो हाथ से और बाकी और चीज़ों से तो प्रवेश करते ही, लेकिन माध्यम क्या होता है, कहाँ से जाता है, तो ये जाता है दूध निकलने वाले छिद्र से, जिसको टीट कहते हैं इंग्लिश में, और ऐसे छेमी कहते हैं, या थन के जो ये भाई टीट हैं, तो इनके छिद्र से निकल जाते हैं। ये छिद्र कैसे हो सकते हैं, तो ये बहुत तरह के हो सकते हैं छिद्र ये, और ये जो छिद्र हैं ये छोटे छिद्र हो सकते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं, इसमें थनल की संभावना बहुत कम होती है, बहुत छोटा छिद्र है, तो इसे थनल वाले जो जीवाणु है ये घुसने की चांसेस बहुत कम होते हैं। अब ये हमको देखिए थोड़ा बड़ा हो गया है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन ये भी ठीक है, लगभग ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा चांस नहीं है। अब इसको देखिए, ये तो बहुत ख़राब स्थिति में है, लेकिन इससे भी ख़राब स्थिति होता है, तो इसमें थनल की संभावना बहुत रहती है। अब देखिए इस थन को, आप यहाँ देखिए, ये और कितना फटा है, और ये जब दूध दूहने के बाद बंद भी होता है तो पूरी तरह से बंद नहीं होता है, और ये जीवाणुओं को आराम से प्रवेश दे देता है थन में। तो ये है। एक और देखिए, ये तो और ख़राब स्थिति है, और ऐसा आपने खूब देखा होगा कि थन में लोग क्या करते हैं, कुछ घुसाते रहते हैं, लौंग लगाते हैं, क्या क्या लगाते रहते हैं, और ये स्थिति आ जाता है थन की, और इसमें आराम से जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं। अब ये इन छिद्रों से जीवाणु प्रवेश कहाँ से करते हैं, तो प्रवेश करने के लिए क्या है, दो साधन बिल्कुल इजीली उपलब्ध है। एक है गौशाला की गंदगी, आपकी जो गौशाला है और उसकी सफाई अगर नहीं किया है तो उसकी गंदगी से ये जीवाणु इस रास्ते, यानी कि दूध देने वाले छिद्र के रास्ते आराम से थन में घुस सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है, थन में जो हाथ से जब दूध निकालते हैं तो हाथ के माध्यम से, हाथ में जो जीवाणु है वो इस, देखिए यहाँ फोटो में, कि इनसे ये आराम से थन में घुस जाते हैं। अब है कि जो बच्चा जब दूध पीता है तो बच्चे के दूध पीने के बाद भी हम क्या करते हैं, थन को धोते नहीं हैं, तो थन पे ये दूध लगा होता है, और ये दूध बैक्टीरिया के लिए बढ़िया भोजन है। तो क्या होता है कि यहाँ बैक्टीरिया आकर्षित होता है और साथ ही अंदर भी घुस जाता है, ऊपर खाता है और उस समय तक थन का छिद्र खुला होता है और ऊपर घुस जाता है। अगर दूध दूहने के तुरंत बाद अगर पशु बैठ जाए तो क्या हो सकता है, दूध का तो छिद्र खुला ही रहता है, बहुत देर तक खुला रहता है, और अगर पशु बैठ जाए तो आपके पशुशाला के, गौशाला का जो गंदगी है वहाँ से ये जीवाणु इस थन के छिद्र के रास्ते ऊपर पहुँच जाता है थन में, और फिर उसको दूध मिल जाता है, दूध बनाने वाली कोशिकाएं मिल जाती है, और उसमें बैठ के वो काम खराब करते रहते हैं। अब आते हैं हम कि थनैला रोग का पहचान क्या है, इसके लक्षण क्या है। तो ये देखें कि थनैला रोग में प्रारंभ में जो शुरू जब बीमारी होती है तो थन गर्म रहता है, थन गर्म हो सकता है, थन में बहुत दर्द भी हो सकता है, वो छूने नहीं देगा थन को, थन में सूजन हो सकता है, लालिमा हो सकता है, लाल हो सकता है थन बहुत बड़ा सूज के बड़ा भी हो सकता है। साथ साथ और क्या हो सकता है कि थन से दूध निकालना जाए तो दूध ही नहीं निकले, दूध आए ही नहीं, थन में गांठ हो जाए या घाव हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। साथ ही क्या हो सकता है कि दूध में जब हम दूध दूहते हैं तो उसमें छिटका आए, फ्लैक्स कहते हैं जिसको, फ्लैक्स आए, और थन में से जो दूध निकले वो दही जैसा हो, जमा हुआ दूध आने लगे। एक और स्थिति क्या हो सकती है कि दूध में से पीप जाए, मवाद आए, या फिर पानी जैसा दूध आए, जो दूध का रंग ही नहीं होता है, बिल्कुल पानी आ रहा है, पंछा जिसको कहते हैं, पंछा आ रहा हो, तो ये सारे थनैल के पहचान है। साथ में क्या हो सकता है, और ख़राब स्थिति है कि थन में दूध के जगह खून आए या दूध के साथ खून आए। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ खून आ रहा हो, और कभी कभी ऐसा होता है कि दूध में खून मिल के आ रहा हो, तो ये भी थनैल का ही पहचान है। तो आपके ऐसा भी हो सकता है कि इन लक्षणों के अलावा भी थनैल हो सकता है, और ऐसे थनैल को क्या बोलते हैं, छुपी हुई थनैला रोग। ये जो थनैला रोग छुपा हुआ होता है, जिसमें अभी जो बताएं लक्षण, इसमें से कोई लक्षण नहीं होता है, और आपके पशु को अंदर अंदर थनैला रहता है और आपको पता नहीं चलता है। ऐसे थनैला को क्या बोलते हैं, सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस। सब क्लिनिकल क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप न लक्षण देखेंगे, ना आप डॉक्टर के यहाँ या हॉस्पिटल जाने के सोचेंगे, तो इसको सब क्लिनिकल बोलते हैं कि क्लिनिक जाते ही नहीं लोग, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि बीमारी है। तो ये थनैला रोग जो है, सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस जो है, ये बहुत ही हानिकारक है आर्थिक रूप से। पशु का तो पता नहीं चलता है कि थनैला रोग है, लेकिन आर्थिक रूप से हानिकारक कैसे है, क्योंकि यह दूध की मात्रा को कम कर देता है।
लक्षण प्रकट नहीं होता है, लेकिन दूध की मात्रा को कम कर देता है और धीरे धीरे पशु के दूध देने की क्षमता को कम करके रखता है। तो ऐसे थनैला रोग का पहचाना जाना बहुत ज़रूरी है ताकि उसका समय पर इलाज हो सके। तो इसको पहचानने के लिए क्या करते हैं, समय समय पर दूध का जांच करते हैं। थनैला रोग के रोकथाम के लिए इसमें दूध की जांच करते हैं। तो दूध का जांच कैसे करेंगे, कहीं नहीं ले जाना है, आपके घर पे आपके हाथ से ही दूध की जांच का तरीका मैं बता देता हूँ आपको। कुछ नहीं करना है, बहुत सस्ते में बाजार में लिटमस पेपर यानी रंग बदलने वाला पेपर आता है जिसको पीएच पेपर कहते हैं। तो ये पीएच पेपर ले आइए, ज़्यादा नहीं, एक दिन का 25 पैसे का खर्चा आएगा, सिर्फ 25 पैसे। तो ये पेपर अभी आप देखेंगे कि ये है पेपर जो रंग बदलने वाला पेपर है। इसमें से बहुत सारे पेपर आते हैं, इसमें से एक पेपर निकालेंगे जो पेपर इस तरह का होगा, इस तरह का पेपर होगा। और इस पेपर को सूखे हाथ से आप लेंगे, थन को पहले से साफ कर लेंगे, सुखा लेंगे और इस पेपर पे थन से एक धार डालेंगे, इस पे एक धार डालेंगे और ये पेपर ऐसा है जो रंग बदल देता है। दूध पड़ते ही ये रंग बदलता है। अगर दूध में खराबी है तो रंग बदल के कैसा हो सकता है, इसमें से कोई सा भी रंग हो सकता है, इसमें से कोई सा भी रंग हो सकता है। और इस रंगों के हिसाब से आप जान पाएंगे कि इसकी जो थनैला की जो स्थिति है वो कैसी है। जैसे ही रंग बदले, इस रंग से, ये जो रंग है इस रंग से थोड़ा भी परिवर्तन हो तो आप समझेंगे कि कुछ स्थिति खराब है और तुरंत सचेत हो जाएंगे। तो ये है बहुत आसान विधि पशु के जो छुपी हुई थनैला रोग है, सब क्लिनिकल मास्टाइटिस है, उसको पता करने का। तो ये जादुई पेपर आप बाजार से जाएं, बहुत सारे नाम से आते हैं, जैसे मैस्ट्रिप नाम से आता है, मैस्ट्रिप, मास्टाइटिस का ट्रिप, तो स्ट्रिप आता है। ये कागज़ एक एक बहुत दिन चलता है ये, तो आराम से कर लें। और इसमें एक नीति बना लें, क्या कि मंगलवार के मंगलवार को करेंगे या संडे इतवार को कर लीजिए, कोई नहीं, या तो जुम्मा को कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता दिन से। सिर्फ ये है कि आप नियम बना लें कि इस दिन को हम सभी पशुओं का ये कागज वाला जादुई टेस्ट करेंगे। तो क्या होगा, हर सप्ताह जब टेस्ट करेंगे तो थनैला के आने के पहले ही आपको पता हो जाएगा और सचेत हो जाएंगे, तो बहुत भारी नुकसान से आप बच जाएंगे। तो ये है तरीका। अब है दूसरा कि इसके बचाव का क्या उपाय है। तो बचाव के उपाय के लिए जो हमने बताया आपको शुरू में कि कुछ सहज उपाय कौन से, तो प्रबंधन के उपाय। प्रबंधन यानी रख रखाव, आपके व्यवस्थावाद की बात में अंतर करके ही आप सब कर सकते हैं। तो ये कैसे है, क्या है, उसको हम जानते हैं बहुत आसान तरीका से। तो थनैला रोग से बचाव के लिए दूध दूहने के पहले और बाद में, क्योंकि थन में हाथ से या बर्तन से जीवाणु घुसते हैं, इसलिए क्या करना है, हाथ की सफाई करना है और थन की सफाई करना है। थन की क्यों, क्योंकि पशु अभी तो बैठा था, तो नीचे से जमीन से बहुत सारे जीवाणु हो सकता है लगा हो, तो उनको पहले साफ कर लेते हैं, अपने हाथ को साफ कर लेते हैं और तब हम थन को छूते हैं और तब दूध दूहते हैं। इसके लिए एक दवा का उपयोग करते हैं, जिस दवा को हम पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, लाल पोटाश भी कहते हैं। और मैं दिखाऊं आपको कि ये दवा है जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट, ये वैज्ञानिक वाली दवा है पोटेशियम परमैंगनेट। आपको दिखाई दे रहा होगा कि पोटेशियम परमैंगनेट है, यहाँ पर लिखा हुआ है KMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा। इसको जब खोलेंगे तो इसके अंदर से ये लाल दवा है, लेकिन अंदर में काला दिखाई देगा और इसके पाउडर जैसा होता है, नमक जैसा पाउडर होता है, नमक का रंग नहीं होता, काला रंग होता है। तो ये लाल दवा है। इस लाल दवा का हम करेंगे क्या, इसका हम करेंगे क्या, तो हर रोज का काम है ये। हर रोज दूध दोहने के पहले इस दवा को निकालिए, जिस शीशे में आप डाले हैं वो निकाल के लाइए और एक मग में, जग में पानी लीजिए। मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ एक गिलास में पानी लिया है और इसी को करके दिखाऊंगा। और एक आप स्टिक लीजिए, पतला सा स्टिक लीजिए और क्या करेंगे आप कि इस स्टिक को पानी में डुबाइए, थोड़ा पानी लग गया इसमें, और इस दवा में, पोटेशियम परमैंगनेट दवा वाले घोल में आप डुबाएंगे और यहाँ पे कुछ दवा इसमें सट गया। और क्या करेंगे, इसी को इस पानी में डालेंगे और घुमाएंगे तो देखिए लाल हो गया। लेकिन इसका 1% घोल बनाना है, 1% घोल। तो कैसे बनाएंगे, इसमें थोड़ा और ले सकते हैं हम, थोड़ा सा एक बार और ले लिया और एक बार इसको फिर से मिलाएंगे।
ये गाढ़ा बन गया थोड़ा, लेकिन ये 1% बना कि नहीं, इसके जांच के लिए आप क्या करेंगे, इसको अपने हाथ पे डालेंगे। जब हाथ पे डालेंगे और जब इसको बाहर छोड़ेंगे, फेंकेंगे, तो ये हाथ लाल नहीं रहना चाहिए। यानी कि अगर हाथ को रंगने लगे, इसका मतलब ये 1% से ज़्यादा का घोल है। तो क्या करेंगे, उसमें फिर थोड़ा पानी मिला लें, और ये पहले दिन का काम है। फिर आपको अनुभव हो जाएगा कि कितना पानी और कितना ये दवा मिलाना है। लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि ये दवा इतनी सस्ती है कि आपका 25 से 50 पैसा से ज़्यादा नहीं खर्च होगा एक दिन का। तो ये घोल बहुत काम का है। अब इस घोल का करेंगे क्या, तो इस घोल से आप अपना हाथ पहले साफ करेंगे, उसी हाथ से फिर थन की सफाई करेंगे, थन को साफ करेंगे, और हर रोज एक रुमाल आप धोएंगे और धूप में सुखाएंगे, और उसी रुमाल से ये जो दवाई से धोने के बाद थन को पोंछ देंगे। थन पोंछने के बाद अब बच्चे को दूध पीने के लिए छोड़ेंगे, और जब पनहा जाए आपके पशु, तब बच्चे को हटा के या बच्चे को लगते हुए में आप दूध दुहेंगे। दूध दुहने के बाद और बच्चा के पीने के बाद जब गाय बच्चे को हटा लेंगे, तो फिर से इसी दवा से थन को धोना है। यानी कि जो दवा बनाएंगे आप, उसमें से कुछ मात्रा बचा के रखेंगे बाद में धोने के लिए। ये रोज का प्रैक्टिस है। अगर आप इसको रोज करेंगे तो क्या होगा, ये हाथ से आप अपने पशु के थन में जीवाणुओं को जाने से रोक देंगे। तो इस विधि में क्या है, बहुत कम खर्च है और हाथ की सफाई भी हो गई। आप हाथ में अगर थन में कोई पहले से बीमारी है तो आपके हाथ में नहीं आया, और हाथ में अगर बीमारी है तो थन में नहीं गया। जो बाहर से आते हैं दूहने वाले, बहुत लोग हैं जो दूहने का काम करते हैं, तो सबके यहाँ जा जाके वो दूह के आते हैं। अगर किसी के यहाँ ये थनैला रोग है उसके पशु को, तो वो दूध दो के आते हैं और हाथ की सफाई अगर अच्छा से नहीं करते हैं, तेल और पानी मंगवाते हैं, धोते हैं, तेल लगाया और शुरू हो गया। तो ये क्या करते हैं, वहाँ से या तो आपके यहाँ अगर थनैला है तो दूसरे के यहाँ फैलाएंगे, या अगर दूसरे के यहाँ थनैला है तो आपके यहाँ ले आएंगे। तो ऐसी स्थिति में इस पानी का उपयोग, इस दवा का उपयोग बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर खुद आप करते हैं तब भी चूंकि आपके हाथ में बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं। मैंने एक बार अपने हाथ का कल्चर कराया था, सेंसिटिविटी टेस्ट। तो कल्चर में हाथ साबुन से धोने के बाद, लाइव बॉय साबुन से हाथ धोने के बाद भी जब कल्चर किया तो इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया के कॉलोनी निकले। यानी कि हाथ धोने के बाद भी इसमें बैक्टीरिया होता है। तो ये दवा से धोना आवश्यक है। सिर्फ साबुन से धोने से बैक्टीरिया पूर्णतः खत्म नहीं होता है। तो हाथ को क्या करना चाहिए, इस दवा से धोना चाहिए, इस घोल से धोना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि बच्चा जब पी ले तब भी हटाने के बाद जो दूध लगा है उसे भी साफ करने की जरूरत है। और दूध दूहने के बाद, दूध का बर्तन रखने के बाद खुद के हाथ को भी धो लीजिए, क्योंकि अगर कोई थनैल अगर है उसमें, थन में कोई जीवाणु चला गया है तो वो जीवाणु आपके हाथ में आ गया होगा, और उसको आप उबालेंगे तो नहीं, तो इस दवाई से धो सकते हैं। दूध को तो उबालेंगे तो वो जीवाणु मर जाएगा, लेकिन आपका हाथ तो नहीं उबलेगा, तो हाथ को आप इसी दवा से धो लें। तो ये पूरा काम हो गया कि पहले हाथ को सफाई, फिर थन की सफाई, फिर उसको कपड़े से पोंछना, फिर बच्चे को पिलाना, बच्चा हटाने के बाद फिर से थन को धोना, और बच्चे हुए दवाई से अपना हाथ भी धोना। तो ये है पूरा सिस्टम हाइजीन का। दूध दुहने के बाद क्या होता है कि आपने थन की भी सफाई कर दिया, लेकिन थन के जो छिद्र होते हैं वो खुले ही रहते हैं। जो बताया था आपको छिद्र, ये खुले रहते हैं बहुत देर तक, आधा घंटे तक लगभग। वो अगर इस बीच जानवर दूध दूहते ही बैठ गई तो क्या होगा, थन नीचे स्पर्श करेगा, उसका छीमी यानी कि जो थन के जो छिद्र हैं वो जमीन पे स्पर्श करेगा और वहाँ से जीवाणु प्रवेश कर सकता है। तो इसको बचाने के लिए क्या करें, एक बढ़िया प्रैक्टिस है कि अगर पशु का दूध निकाल रहे हैं तो उस समय खाना दे न दें, लेकिन दूध निकालने के बाद उसको भोजन चारा दे दें। तो क्या होता है, पशु खाने में खड़ा रहेगी, खाने के लिए खड़ा रहेगी और बैठेगी नहीं। यह काम आधा घंटा करना है, मारपीट के नहीं खड़ा करना है। उसको बढ़िया टेक्निक निकालिए कि खाना दे दीजिए, खाते रहेगी। यानी कि दूध दिया है, उसके बाद खाना खाएगी आधे घंटा, तब तक उसका छिद्र बंद हो जाएगा। लेकिन आजकल टेक्निक आ गया है और इस पर दवाई आ गया है उपलब्ध, और स्प्रे मिलता है। उस स्प्रे को क्या करते हैं कि लेते हैं और चारों दूध दूहने के बाद, साफ करने के बाद स्प्रे चारों जो छीमी है उस पर मार देते हैं, जिससे इसका मुंह जो है इंस्टेंट उसी समय बंद हो जाता है। इससे भी आसान होता है, एक दवा आता है जिसका मलहम है, उसको जेल को मटर के बराबर जेल निकालिए और दूहने के बाद, साफ करने के बाद चारों पे टच कर दीजिए। तो क्या होगा, इसके
छिद्र पे ये लग जाएगा और यहाँ से बैक्टीरिया को घुसने नहीं देगा। तो ये विधि भी आप अपना सकते हैं और इसका छिद्र इंस्टेंट बंद कर सकते हैं। आगे के क्या काम है कि आप जो दूहने का जो काम है ये निश्चित अंतराल पे करिए, एक नियम से करिए, ताकि आप जो सभी प्रोसेस है अभी वाला जो बताया आपने आपको, जिनका आप फॉलो कर सकें। तो ये है निश्चित अंतराल पे दूध दूहने का। एक और चीज़ है कि अगर दूधने वाली गाय अगर गर्भवती हो गई और आप दूध छोड़ने की स्थिति में आ गए हैं, या बिना गर्भवती के भी दूध छोड़ना पड़ता है, अगर छोड़ने की स्थिति में आ गए हैं तो ड्राई काउ थेरेपी अपनाएं। ड्राई काउ थेरेपी क्या होता है कि जब पशु को ड्राई करना है यानी सूखा करना है, यानी कि बिसुखाना है, तब क्या करते हैं कि हर रोज़ हम जब थन को छूते हैं तो पता चलता रहता है कि इसमें थनैल तो नहीं है, सूजन तो नहीं है, गांठ तो नहीं है, दूध खराब तो नहीं है। लेकिन जब आप थन को छोड़ देंगे और बीच में कोई इन्फेक्शन लग गया, थनैल हो गया, तो पता ही नहीं चलेगा आपको। तो इसको इत्मीनान करने के लिए क्या करते हैं कि जब जिस दिन दूध छोड़ते हैं तो एक तो दूध को धीरे धीरे निकालना छोड़ते हैं। क्या करते हैं कि जैसे आज निकाला, कल नहीं निकाला, परसों निकाला, फिर 2 दिन और बीच किया, फिर 3 दिन बीच किया, फिर 7 दिन बीच किया। इस तरह से जब अंतिम बार करेंगे तो सारा दूध निकाल दीजिए। बाजार से थन में जो चढ़ाने वाला एंटीसेप्टिक दवा होता है, एंटीबायोटिक भरा हुआ, वो दवा ले आएँ, 4 ले आएँ, 4 थन के लिए, और दूध पूरा निकालने के बाद सभी थन में एक एक ट्यूब चढ़ा दीजिए। एक एक ट्यूब अंदर लेके और पिस्टन से ऊपर चढ़ा के डाल दीजिए। और ये जो मुंह है इनको भी बंद किया जाना जरूरी है। तो इसको बंद करने के लिए क्या करें कि बाजार में सील आता है, सीलेंट आता है, जो ड्राई काउ थेरेपी के बाद सील कर देते हैं। वो दवा जैसे इसमें अगर वो दवा है तो दवा लिया, थोड़ी 30 सेकंड तक डुबा के रखते हैं और ये ख़त्म हो जाता है, ये बंद हो जाता है। तो 30 सेकंड तक इसको दबाना है। लेकिन ये दवा आपको थोड़ी परेशानी हो जाएगी कि कहाँ ढूंढे, मिले या ना मिले। तो इसके लिए मैं बहुत सरल उपाय बताता हूँ। आप जब ये ट्यूब चढ़ा देंगे उनमें तो एक साफ़ कपड़े से इसको पोंछ के सुखा लें। सुखाने के बाद जो नाखून पॉलिश आता है, नेल पॉलिश, नेल पेंट, ये नेल पेंट ले लें और सभी जो चारों छेमी है इस पर नेल पेंट लगा के और थोड़ी देर पकड़ के सुखा लें उसको। जब पकड़ के सूख जाएगा तो उसको छोड़ दें, ये अगले ब्याज तक ऐसे ही फिट रहेगा। ये लोकल घरेलू उपचार है और इससे ये थन सील हो जाएगा। आप दवा चढ़ा ही दिए और ये सील रहेगा, और इतने दिनों तक जब तक ब्याएगी नहीं तब तक उसको थनैल नहीं होने देगा, क्योंकि बैक्टीरिया का प्रवेश नहीं होने दिया। तो ये तरीका है दुधारू पशुओं को बचाने का, ड्राई काउ थेरेपी का। इसके साथ साथ क्या करें, अपने गौशाला की नियमित सफाई करें। किससे? फिनाइल से और डिसइंफेक्टेंट से। आजकल कोरोना काल में सब लोगों को डिसइंफेक्टेंट का पता चल गया है कि कौन कौन से सैनिटाइजर होते हैं, कौन कौन से डिसइंफेक्टेंट होते हैं। तो उनका उपयोग अपने पशुशाला में, गौशाला में भी करें। और थनैला रोग से जो ग्रसित पशु हैं उनको अलग रखें, ताकि एक दूसरे से ये बीमारी न लग जाए। और जो दुधारू और बिच्छू पशु हैं उनको भी अलग अलग रखें, उसमें भी बीमारी के आदान प्रदान की संभावना है। और दूध दूहना है वो धीरे धीरे छोड़ें, जैसा मैंने अभी बताया। और पुराने जो थनैला रोग से ग्रसित पशु हैं उनको अपने गौशाला में नहीं रखें। वो क्रॉनिक होता है, जल्दी ठीक नहीं होता है और बीमारी हमेशा बढ़ाते और पैदा करते रहता है। और क्या करें कि पशुओं को रहने के लिए पर्याप्त जगह दें। बहुत संकीर्ण जगह में बीमारियां ज़्यादा फैलती है, तो पर्याप्त और साफ़ सुथरा जगह मुहैया कराएं अपने पशुओं को। और पशुओं के जो दूध दुहे उनका नियमित रूप से पीएच पेपर से जांच करें, तो इससे आपके पशु को थनैला रोग नहीं होगा। अगर किसी कारण से थनैला रोग फिर भी हो जाता है तो लक्षण प्रकट होते ही उसका सही उपचार करें। उपचार के तकनीक आप खुद सीख सकते हैं, या जो क्वालिफाइड वेटनरी डॉक्टर हैं, आपके सरकारी डॉक्टर हैं उनसे, या आपको जो सेवा प्रदान करते हैं उनसे आप संपर्क करके इसके बारे में जानकारी ले लें। तो थनैला रोग पर मेरा इसलिए नारा है, ये नारा है मैंने बहुत पहले बनाया था और आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये नारा है कि लंगड़ा डकहा रोग से मर सकती है गैया। लंगड़ा डकहा रोग से मर सकती है गैया, पर थनैला रोग से किसान मर जाता है भैया, है ना सर? कैसे किसान मरता है? वो ऐसे मरता है कि थनैला रोग से क्या है कि समय से न चेते तो थन होगा बेकार। थनैला रोग से समय से न चेते तो थन होगा बेकार, और बिना थन की गैया किसान पर मार। बिना थन की गाय कौन पालेगा? किसान मरेगा। तो इस पे ये नारा है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि 4 पैरों पे नहीं,
4 थन पे चलती है गैया, चलती तो 4 पैर पे है, लेकिन नहीं, वाकई में वास्तविकता में 4 थन पे गैया चलती है। और थन का मामला हो तो देर मत करना भैया, थन का मामला हो तो देर नहीं करनी है। इसलिए भाई कह रहा हूं कि अगर तीसरे दिन के बाद आप थनैला रोग की चिकित्सा के लिए जाते हैं तो ये जान लीजिए कि उस पशु का जो 100% दूध देने की जो क्षमता है वो वापस आने की संभावना बहुत कम रहती है। इसलिए समय पे चेतना जरूरी है, नहीं तो मैंने बहुत सारे केस देखे हैं जिसमें थन पूरी तरह से समाप्त हो गया है, वो गाय हर बार बच्चा देती है लेकिन दूध नहीं देती है। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि गाय थन पे चलती है, तो थन पे चलते रहने के लिए उसके थन को बरकरार रखिए और साबुत रखिए। तो ये है आज के जो रोग है थनैला रोग के बारे में पूरी जानकारी और उसके बचाव के सहज उपाय जो मैंने आपको विस्तार से अभी बताया है, और इनका आप पालन करें, इनको आप बिल्कुल दैनिक जीवन में अपना लें तो आपके पशु कभी थनैला रोग से ग्रसित नहीं होंगे। और जो पशुपालन के जो वैज्ञानिक तकनीक की जानकारी एवं रोग की प्राथमिक चिकित्सा के लिए आप अगर कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो www.vetpracto.com पर जाइए और अपने रुचि के हिसाब से आप अलग अलग पंजीकरण का व्यवस्था है वहाँ पर पंजीकरण करें ताकि तकनीकी ज्ञान आप तक सुगमता से पहुँचता रहे। धन्यवाद।